फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, प्रॉब्लम जो बेस्ड हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम विच आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है इस न्यूमेरिकल्स में। इस न्यूमेरिकल में आपको बोलेगा कि हीट प्रोड्यूस निकालो। क्या निकालो? हीट एनर्जी कितनी है, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, तो वो निकालो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। मैंने हीट का फॉर्मूला कल आपको प्रूफ करना बताया है, हीट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वो फॉर्मूला बस रख देना है। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला रखने से पहले देखना है कि जो भी फॉर्मूले में चीज़ें हैं वो अवेलेबल है न्यूमेरिकल्स में या नहीं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपको पहले वो निकालनी पड़ेगी, देन आपको वो फॉर्मूला उसमें पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कह रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ohms इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट करंट एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस है 250 वोल्ट का, वो अप्लाई किया जाता है एक रेजिस्टेंस पर जो 500 ohms की है। किसकी? इलेक्ट्रिक आयरन की रेजिस्टेंस 500 ohms की है, तो उस पर 250 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई किया जाता है। और आपसे पूछ रहा है कि करंट कितना प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक आयरन पे, नंबर 1 वो कैलकुलेट करिए, और दूसरा कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जूल में इलेक्ट्रिक आयरन 10 सेकेंड में, इन 10 सेकेंड्स में। ठीक है, तो दो चीज़ें निकालनी, एक तो करंट आयरन का और दूसरी कितनी आयरन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी 10 सेकेंड में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है? करंट। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? करंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ करंट, तो करंट निकालेंगे सबसे पहले। अब देखिए जो भी चीज़ दी है उसको लिख लीजिए पहले। दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट, तो हमने V लिख लिया 250 वोल्ट। करंट हमें निकालना है I, तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। रेजिस्टेंस कितनी है आयरन की? 500 ohms हमने लगा ली। ठीक है, अब देखिए R दे रखा है, V दे रखा है, तो करंट का फॉर्मूला किससे निकल जाएगा? ओम्स लॉ के अनुसार निकल जाएगा। V अपॉन I इज इक्वल टू R, इसके थ्रू निकल जाएगा। V कितनी है? 250, I को I रहने दो, रेजिस्टेंस कितनी है? 500, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया? 500I, कितना हो गया? 500I। ठीक है, और इक्वल टू 250, तो I को यहीं रहने दीजिए, ये 500 नीचे आ जाएगा 250 के, डिवाइड में आ जाएगा, 250 अपॉन 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, अब 25 से अगर 50 को काटोगे तो 2 बार कटेगा, तो कितना आएगा? 1/2। ठीक है, फिर 2 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.5। तो करंट कितना ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक आयरन ने? 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब वो बोल रहा है हीट प्रोड्यूस निकालो। अब क्या निकालो? हीट प्रोड्यूस। अब देखो क्या हीट प्रोड्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। क्या हमारे पास I है? बिल्कुल है, अभी आया। क्या हमारे पास R है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास टाइम है? बिल्कुल है। टाइम न्यूमेरिकल में देखिए दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, तो हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, तो हम सीधे फॉर्मूला हीट का रख देंगे। अगर नहीं दिया होता I, मान लो I नहीं दिया तो हमने पहले I निकालेंगे, अगर R नहीं दिया तो R निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जब तीनों चीज़ दी होंगे तभी हीट का फॉर्मूला लागू होगा। तो यहाँ पर तीनों चीज़ दी हैं तो हम हीट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो करंट देखिए 0.5 एम्पियर की दे रखी है, रेजिस्टेंस 500 ohms, टाइम दे रखा 10 सेकंड, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। I का स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 500 इंटू टाइम 10 सेकेंड्स। ठीक है, और टाइम हमेशा इसमें सेकेंड्स में आएगा, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब 0.5 इंटू 0.5 कितना होगा? 0.25 इंटू 500 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 1250 जूल आएगा। कितना आएगा? 1250 जूल आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? हीट एनर्जी हो गई। तो 10 सेकंड में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो? 1250 जूल। कितनी प्रोड्यूस करेगा? 1250 जूल। क्लियर? तो उम्मीद है समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस न्यूमेरिकल मैंने बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगर ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कोलम्ब ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 hours थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 volts। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। कह रहा है हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करो जब 96,000 कोलाम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है 1 घंटे में 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो वो बोल रहा है हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करो इस कंडीशन में जब 96,000 कोलाम चार्ज क्या हो रहा है 1 घंटे में ट्रांसफ़र हो रहा है 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस्ड। अब मैंने बोला हीट प्रोड्यूस निकालना है तो प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है H=I² × R×T। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से। ठीक है, तो आप देखो क्या इस क्वेश्चन में हमको I की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, नहीं गिवन है। क्या हमें R की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, नहीं गिवन है। ठीक है, चलो T हमें डायरेक्टली दिया हुआ है लेकिन ना ही I दे रखा नहीं R दे रखा है, तो आप सीधे फॉर्मूला नहीं पुट कर सकते। मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी बताया कि पहले आप जो हीट एनर्जी की जो वैल्यू है उसको निकालोगे, तब जो वैल्यू निकलने के बाद ही फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई हम निकालेंगे। ठीक है, तो आई कैसे निकालेंगे, देखो जो भी चीज़ दी है उसको लिख लीजिए। वो बोल रहा है 96,000 कोलाम्ब ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है 1 घंटे में। ठीक है, तो मतलब क्वांटिटी चार्ज यानी कि Q कितना है 96,000। ठीक है, और टाइम कितना टाइम में 1 घंटे में। अब देखिए टाइम हमेशा सेकंड में होता है और ये आवर्स में है, तो आपको पता है 1 आवर = 60 मिनट्स एंड 1 मिनट = 60 सेकेंड। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 60 × 60 3600। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो 3600 सेकेंड्स आ गए। ठीक है, अब करंट का फॉर्मूला, अब बोलोगे सर करंट का फॉर्मूला तो ओम्स लॉ से निकलता है। शुरुआत में याद करो मैंने बताया था करंट का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी चार्ज अपॉन टाइम। तो जो जिस हिसाब से क्वेश्चन में देखा उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला नहीं रटना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर R और V दिया होता तो हम सीधे ओम्स लॉ लगा दें, लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं मानता हूँ आपके पास V की वैल्यू गिवन है लेकिन R की वैल्यू नहीं दी है, तो आप यहाँ पर करंट का फॉर्मूला R=V/I से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर करंट का फॉर्मूला क्या होगा, जो बेसिक फॉर्मूला होता है Q/T। तो Q/T कर दिया, Q हमारे पास 96,000 है। ठीक है, और हमारे पास I है T है 36,600, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 36 को अगर आप 960 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 26.67। कितना आता है 26.67 आता है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या आ गई 26.67 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब करंट आ गया और दूसरा क्या चीज़ चाहिए होती है हमें हीट में, रेजिस्टेंस। तो क्या रेजिस्टेंस गिवन है, नहीं गिवन है, तो अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R=V/I ओम्स लॉ के अनुसार। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, V गिवन है, बिल्कुल गिवन है 250 वोल्ट। आप न्यूमेरिकल में पढ़िए, वो बोल रहा है 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास हो रहा है, तो V हो जाएगा हमारे पास 250 वोल्ट। ठीक है, करंट गिवन है, अभी तो आया भाई 26.67 एम्पियर, तो ओम्स लॉ के अनुसार लगा दीजिए R=V/I। 250 अपॉन कितना हो जाएगा 26.67, पॉइंट उड़ गया, 2 जीरो ऊपर बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा वो 25,000 हो जाएगा। अब 25,000 को 2667 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.87 एम्पियर। ठीक है, करके देख लीजिए आप, इतना ही आएगा 1.87 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास R आ गया, I आ गया, बस लगा दो फॉर्मूला। हीट एनर्जी का क्या होता है H=I² × R×T। I हमारे पास है, R हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो I² मतलब करंट का स्क्वायर। करंट कितना है 26.67 का स्क्वायर कर दीजिए। रेजिस्टेंस कितनी है 1.87 और टाइम कितना है। अब आप बोलोगे सर टाइम कितना है, 1 आवर दिया है, लेकिन टाइम मैंने बताया सेकंड में, तो सेकंड में कितना आया था 3600, तो हमने 3600 कर दिया। ठीक है, आप 2.67 × 2.67 करोगे, ठीक है, इंटू 1.87 करोगे, इंटू 3600 करोगे तो कितना आएगा 4788,400 जूल। ठीक है, इतना आएगा, मतलब 1 से 10 से 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 47,88,400 जूल आएगा। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ी अमाउंट आ रही है। जब भी जो हीट एनर्जी की अमाउंट बहुत बड़ी आ जाए तो उसको जूल में लिख के हम किलो जूल में कर देंगे ताकि हमारा आंसर थोड़ा शॉर्ट हो जाए। हालांकि ये भी सही है 47,88,400 जूल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रही है। तो ज़्यादा अमाउंट में जब आती है हीट तो उसको हम बिगर वैल्यू में लिखते हैं, तो उसको किलो जूल में कर लेंगे। अब जाहिर सी बात है किलो जूल में करेंगे तो अब आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। ठीक है, तो 47,88,400 जूल में कितने होंगे, अपॉन में 1000 का डिवाइड कर दो तो उतने किलो जूल होंगे, तो अपॉन में 1000 का डिवाइड कर देंगे तो 3 नंबर का पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 44,788.4 किलो जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा
4788.4 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है 4788.4 किलो जूल, या आप बोल सकते हो 47,88,400 जूल। ठीक है, तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, बस मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, हीट एनर्जी निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या जो हीट एनर्जी का जो वैल्यू होती है क्या वो डायरेक्टली गिवन है। अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट न्यूमेरिकल पर। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पर चलते हैं। चलिए अब लास्ट न्यूमेरिकल पर चलेंगे हम। तो चलिए बेटी, अब तीसरा न्यूमेरिकल है। तीसरा न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन में आया है, तो ध्यान से देखिएगा उसको। तीसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिए, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज and then in parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है 2 कंडक्टिंग वायर हैं, 2 वायर हैं जो सेम मटेरियल से बनी हुई है, उनकी लेंथ सेम है, उनका डायमीटर सेम है। ठीक है, और उन दोनों वायर्स को सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एक सर्किट में, और उसके बाद पैरेलली कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट में। ठीक है, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस में एक जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्ट किया जाता है दोनों वायर्स को। तो वो पूछ रहा है कि क्या रेशो होगा जो हीट प्रोड्यूस करेगी वायर सीरीज में और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हीट प्रोड्यूस करेगी, उन दोनों के बीच का रेशो क्या होगा, मतलब अनुपात क्या होगा। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर से समझ लो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 कंडक्टिंग वायर हैं, 2 वायर्स हैं, सेम मटेरियल से बनी हुई हैं। ठीक है, और उनकी लेंथ भी सेम है और डायमीटर भी सेम है। ठीक है, तो उन दोनों वायर को पहले तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट में, और उसके बाद पैरेलली कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट में, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चाहे वो आप सीरीज में ले लो चाहे आप पैरेलली ले लो, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस से उनको कनेक्ट किया जाता है। तो अब वो पूछ रहा है कि क्या रेशो होगा सीरीज में हीट का और पैरेलल में, क्या रेशो होगा, उन दोनों का रेशो बताना है आपको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा हौच पौच नहीं होना है इसमें, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है कि 2 वायर हैं, सेम मटेरियल से बनी हुई है और लेंथ भी सेम है उनकी और डायमीटर भी सेम है। देखो, जब वो सेम मटेरियल से बनी हुई है, सेम लेंथ है उनकी और सेम डायमीटर है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा हर एक वायर की, क्या होगी, जो रेजिस्टेंस होगी वो दोनों वायर की हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है 2 वायर्स की वो एक्स है, पहले वाली की भी एक्स है और दूसरे वाली की भी एक्स है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वन ऑफ द 2 वायर इज एक्स। सपोज कर लो कि जो रेजिस्टेंस है किसकी, हर एक वायर की, जो 2 वायर है हर एक की एक्स है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है पहले वो सीरीज़ में कनेक्ट होती है, तो पहले हम उसको सीरीज़ में कनेक्ट करके हीट का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ऐसी पैरेलली कनेक्ट करके हीट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जब हीट की वैल्यू दोनों की आ जाएगी, दोनों को रेशो में डाल दो, मतलब एक को H1 को ऊपर कर देना, H2 को नीचे कर लेना। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगी वही रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज़ में इसको डालते हैं। क्या डालेंगे, सबसे पहले सीरीज़ में करेंगे। अब ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस दोनों, मैंने अभी आपको बोला कि रेजिस्टेंस दोनों वायर की एक्स हमने मान ली है। ठीक है, तो जब उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आएगी, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी। देखो, मैंने बताया था जब टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में होती तो कैसे निकालते हैं, जितने रेजिस्टेंस होती है उसको कैलकुलेट करते हो। कितनी हो रही है इसमें, 2 हैं, तो R1 और R2 मान लिया। ठीक है, तो R1 कितना हो जाएगा x और R2 हो जाएगा x, तो x और x कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x। तो R1 कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज में कितनी आ गई उसकी 2x, कितनी आ गई 2x। अब वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब मैंने मान लो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया v, क्या मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया v। ठीक है, तो
तो करंट I1 सीरीज में I1 मानेंगे, उसमें I2 मानेंगे, तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप करंट आपको पता है, करंट क्या होता है ओम्स लॉ के अनुसार V अपॉन R। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V हमने क्या माना है? V माना है, और रेजिस्टेंस कितनी आई? 2x। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई? V अपॉन 2x हो गई। समझे ध्यान से, फिर से समझो। सबसे पहले क्या करा हमने कि रेजिस्टेंस हर एक जो वायर की है उसको x मान लिया, ठीक है। तो पहले सीरीज में जोड़ रहा है, तो पहले सीरीज में जाएंगे। अब देखो सीरीज में जोड़ रहा है, दो रेजिस्टेंस है x और x की, जब उसको सीरीज में जोड़ेगा तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? R1 प्लस R2, तो x प्लस x कितनी आ जाएगी? 2x। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज में कितनी आ गई? 2x, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने V मान लिया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लिया? V मान लिया। अब जाहिर सी बात है करंट हीट निकालने के लिए आपको I चाहिए, R चाहिए और T चाहिए, तो R तो आपके पास आ गया। अब हम निकालेंगे I। तो अब क्या होगा? देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V मान लिया हमने, तो करंट कैसे निकलेगा भाई? करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो ये वाला सीरीज वाला करंट हम I1 मानेंगे, तो मैंने I1 लिख दिया, और करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R। तो V हमने V रखा है, और R की वैल्यू कितनी है हमारी? 2x। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई? V अपॉन 2x आ गई। अब हम सपोज करेंगे कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सब सपोज ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सपोज करेंगे कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल इशू था, ठीक है। अब देखिए सपोज मैंने बता दिया I इक्वल टू V अपॉन 2x हो जाएगा। अब सपोज करेंगे जो हीट प्रोड्यूस्ड है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वायर्स हैं, तो उसको हम हीट प्रोड्यूस को सपोज करेंगे कि H1 है। क्या है वो? H1 है, ठीक है। H1 हमें सपोज करना है, एज्यूम करना है। तो आपको पता है हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? I² इंटू R इंटू T। तो H1 का फॉर्मूला भी वही होगा, तो यहाँ पर I² ना I1 हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या है? I1 है, तो I1 का स्क्वायर इंटू R इंटू T हो जाएगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? उसका स्क्वायर कर देंगे। I1 की वैल्यू है V अपॉन 2x, तो V अपॉन 2x का स्क्वायर कर दिया। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2x, तो इंटू 2x। T को हम T मानेंगे, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो, तो T हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। H1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो V इंटू V होगा V², 2x इंटू 2x हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है। 2x ऐसी रहा और T ऐसी रहा, तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई? जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है दोनों वायर्स को, तो H1 मतलब हीट की वैल्यू आ गई V² अपॉन 4x, V² अपॉन 4x स्क्वायर इंटू 2x इंटू T आ गई। तो उसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम सीरीज में जाएंगे, किस में जाएंगे? सॉरी, पैरेलल में जाएंगे कि पैरेलल में हीट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अब हम दोनों रेजिस्टेंस वायर को किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पैरेलली कनेक्ट कैसे होती है। अब देखो बच्चों, ऐसे ही हमने पैरेलल में भी करना है, ठीक है। सीरीज़ में हमारी जो H1 की वैल्यू आई वो कितनी आई थी? V² इंटू T अपॉन 2x आई थी, ठीक है। अब ऐसी पैरेलल में भी करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जब दो रेजिस्टेंस वायर है, हर एक की रेजिस्टेंस x है, जब उसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है। जब दो रेजिस्टेंस वायर हैं, हर एक की रेजिस्टेंस x है, जब उसको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, तो मैंने क्या तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी? तो मैंने बताया था क्या होता है? पैरेलली होता है, तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाता है। जितनी भी R1 R2 जितने भी हैं, तो उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस यानी कि R2 की वैल्यू कितनी आएगी? तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? 1 अपॉन R2 कितनी है? 2, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगी। तो 1 अपॉन R2 ऐसी रहा, x LCM आ गया, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 अपॉन x हो गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या था? 2R2 इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। तो R2 यहीं रहा, तो 2 कहाँ चले जाएगा? नीचे। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? x अपॉन 2 आ गई, ठीक है। हालांकि मैं सीधे भी लिख सकता था इसको, x अपॉन 2 R2 की वैल्यू, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि R2 की वैल्यू x अपॉन 2 कैसी आई। जानते हो ना? अरे देखो, हर एक जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस x मानी है, तो इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो कितने हो जाएगी? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन x, ठीक है। तो 2 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। तो फिर और फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन R होता है, तो 1 अपॉन R2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो 2R2 हो गया इज इक्वल टू x। तो R2 की वैल्यू कितनी होगी? x अपॉन 2, ठीक है। तो R2 की वैल्यू x अपॉन 2 आ गई, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ हमने V माना था, तो यहाँ भी हम V मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में कह रहा है सेम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या मान लिया? V मान लिया। अब करंट जैसे I1 वहाँ निकाला, तो यहाँ पर I2 निकालेंगे, ठीक है।
तो I2 करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन क्या होता है R, तो V हमने V माना है, R कितना है x अपॉन 2, तो x तो नीचे आएगा लेकिन 2 है, अब वो 2 उसके डिनोमिनेटर में है x के, तो वो ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा V इंटू 2 अपॉन x हो जाएगी करंट की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे वहाँ हीट की जो हीट प्रोड्यूस की वैल्यू सीरीज़ में आपने H1 सपोज की थी, तो यहाँ पर क्या सपोज करेंगे H2, ठीक है। तो H2 सपोज कर लिया, तो H2 हीट का फॉर्मूला तो वही होता है I स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा I2 का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। I2 कितना हमारे पास अभी आया V इंटू 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, R कितना हमारे पास x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा x अपॉन 2 इंटू टी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो v इंटू वी हो जाएगा v स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है। x ऐसी रहा, t ऐसी रहा, ठीक है, और x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और 2 ऐसी रहा, तो x स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 4 कट जाएगा, नीचे जो 2 है डिनोमिनेटर में, ऊपर जो 4 है वो 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे x का स्क्वायर है, ऊपर x है, तो मतलब नीचे क्या है 2x है, तो एक x 2x में से एक ऊपर वाला x कट गया, तो कितना आ जाएगा v स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा खाली अब v स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी, क्योंकि 4 तो कट गया 2 से 2 टाइम, तो 2 आएगा वहाँ पर, और x तो कट गया, x 2x नीचे थे, एक x ऊपर था, तो एक x से एक x कट गया, तो बचा कितना H2 की वैल्यू कितनी बची, v स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी अपॉन x, कितनी बची t अपॉन x। तो हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ गई और इक्वेशन 2 भी आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास रेशो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या रेशो आता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कितनी है हमारे पास, H1 v स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2x है, ठीक है, और H2 कितनी है हमारे पास v स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी अपॉन एक्स है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, H1 अपॉन H2, ठीक है। अब देखो H1 की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर इंटू टी हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए अपॉन में क्या है 2x है, तो वो नीचे H2 में चले जाएगा 2x, जो H1 का 2x है वो H2 में चले जाएगा, क्योंकि वो अपॉन में है, समझ गए। तो H1 की वैल्यू v स्क्वायर इंटू टी हमने रखी, ठीक है, और अपॉन में 2x चले गया, क्योंकि वो अपॉन में तो H2 के में चले जाएगा, ठीक है। तो H1 की वैल्यू हमने रख दिया, अब H2 की वैल्यू क्या है, नीचे रखेंगे, तो क्या है v स्क्वायर, तो हमने v स्क्वायर रखा इंटू टी इंटू v स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी, ठीक है। अब देखिए उसके अपॉन में x है, अब मैंने बोला था उसके अपॉन में 2x है, तो वो H2 में चले गया था, अब H2 के अपॉन में x है, तो वो H1 में चले जाएगा, ठीक है। तो x कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, ठीक है। आपको इक्वेशन पता होगी ये, ठीक है। अब देखिए v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, ऊपर भी v स्क्वायर नीचे भी v स्क्वायर कट गया, ऊपर भी t नीचे भी t, तो t से t कट गया, अब बचा क्या, ऊपर बच गया x, H1 में x बच गया, और नीचे क्या बच गया 2x इंटू 2, तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू x अपॉन 2x इंटू 2 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, तो अब अगर आप 2x बोलते हैं तो 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स है, और आगे क्या है 2, तो x से ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो x से x कट गया, तो बचा कितना, कुछ भी नहीं बचा ऊपर। तो जब ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 मान लेते हैं, तो 1 हो गया। अब 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो H1 की वैल्यू कितनी आई 1, H2 की वैल्यू आई 4, तो रेशो यही होता है। तो H1 और H2 का रेशो कितना आ गया 1:4, क्या आ गया 1:4 आ गया, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि आपको लेंदी लगा होगा, तो लेंदी तो थोड़ा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक। क्वेश्चन ये बोला था कि 2 वायर है जो सेम मटेरियल सेम लेंथ से बनी हुई है, उनका डायमीटर सेम है, उनको पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर पैरेलली कनेक्ट किया गया एक सर्किट में सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो रेशो क्या होगा, वो जो हीट प्रोड्यूस करेंगे सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उनका रेशो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बेटा ये जो न्यूमेरिकल था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इसका जब लास्ट टॉपिक बचेगा आप लोगों का कि एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट के कहाँ होते हैं, उसका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।